बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। दो इशूज़ पर आज बात करनी है। पहला इशू तो मौलाना फजलुर रहमान ने भरे जलसे में तकरीर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान, सपोर्टर्स, फॉलोवर्स हैं, उनके हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू की है वो सर्टनली काबिल मज़म्मत है, नामुनासिब है। और क्या कहिए उसके बारे में, मतलब कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इस हद तक नीचे गिर गई है कि इस तरह की बातें भरे मजमों में की जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी ऑफेंसिव है, क्योंकि ये तो आइन हक देता है ना हर किसी को कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का आप कोई भी सियासी जमात जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब आपने अपनी जो चॉइस कर ली है, उस चॉइस की बुनियाद पर अगर इस तरह की तनकीद आपके सियासी हरीफों की तरफ से या उनके लीडरान की तरफ से आपके ऊपर होने लगे तो वो बहुत ही अफसोसनाक है। तो एक तो उसके ऊपर बात करेंगे और दूसरा कुछ बात मैंने अपने हवाले से करनी है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने हवाले से जो मुझ पे कुछ तनकीद हुई है उसका जवाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे में क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। सुनिए। ऐसी बातें हैं बखुदा शर्म आती है ऐसी बातों को जुबान पे लाने में। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है। अब इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से आया। उन्होंने क्या कहा है ये भी सुने। फजलुर रहमान, वैसे तो मैं मौलाना पता नहीं क्यों कह जाती हूँ उसके साथ, और डीजल फजलुर रहमान उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई नहीं है। जो जुबान उसने इस्तेमाल की है, इंशाल्लाह उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो एक तो इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात जो मैं अपने हवाले से कह रहा था, मैंने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में मैंने जो भी गुफ्तगू की है टेलीविज़न चैनल पर आकर, सुनो टीवी पर आकर, उसके बाद कुछ लोगों ने मुझ पर तनकीद इस हवाले से किया है कि लगता है आपने तो बिल्कुल लाइन बदल ली है। लगता है ऐसा है कि आपने तो बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और आपने क्यों सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसका जवाब मैं ज़ाती तौर पर आज देना चाहता हूँ। जवाब ये है जी कि देखें, जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था और इमरान खान इक़्तिदार में था और उसके पास ताकत थी और वो वज़ीर आज़म था और उसकी पूरी एक काबीना थी, और जो भी मंशूर 22 साल तक अवाम में इमरान खान ने बेचा था, उस मंशूर के अमर दरामद की बारी आ गई थी। और फिर उसमें जो कमी कोताही होती थी उसके ऊपर मैंने खुलकर डट कर इमरान खान पर 3.5 पौने 4 साल तनकीद की है। जो लोग नहीं याद रख पा रहे वो पुराने शोज देखें। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई हुई, मैंने इमरान खान पर तनकीद किया। जब इमरान खान ने कहा था कि मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा, उसके बावजूद कोई खातिर का खात्मा हो नहीं सका, मैंने उस पर तनकीद की है। जब इमरान खान ने यह कहा था कि रूल ऑफ लॉ या लीगल रिफॉर्म्स के लिए काम करेंगे, लेकिन हो नहीं सके क्योंकि फरोग नसीम साहब को वजारत कानून की कुर्सी पर बैठा दिया था, तो मैंने उस पर तनकीद की है। जब इमरान खान ने टीम की सिलेक्शन गलत की, मैंने उसके ऊपर तनकीद की है। जब इमरान खान ने पैका 2022 का इतलाक करने की पाकिस्तान के सहाफ़ी कम्युनिटी पर कोशिश की, मैंने उस पर भी तनकीद की है। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में कर्जों में इजाफा हुआ, मैंने उस पर भी तनकीद किया। जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में गर्दशी कर्जे बढ़ गए, मैंने उस पर भी तनकीद की है। लेकिन आज की यह सूरत हाल है कि इमरान खान ऑपोजिशन में है। आज की यह सूरत हाल है कि PDM की 13 जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत बनाए बैठी हैं। आज की यह सूरत हाल है कि PDM के दौरे हुकूमत में जो उनकी कारकर्दगी है, जो इमरान खान को नालायक और नाअहल कहते थे, वो महंगाई की शरह को 27% पर ले गए हैं, 12% से जो कि इमरान खान ने जहां पर छोड़ी थी। आज की जो हुकूमत है उसने करप्शन के हवाले से तो जो भी रोकथाम करनी थी वो तो एक अलग डिबेट है, वो उनकी प्रायोरिटी है भी या नहीं है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो है उसमें क्लीन चिट मिल रही है, नैब के केसेस जो हैं वो बंद हो रहे हैं। आज की जो सूरत हाल है, अगर मैं रूल ऑफ लॉ के हवाले से इमरान खान पर तनकीद करता था, तो आज PDM के दौरे हुकूमत में जब मैं ये देखता हूं कि इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली होती है, जब मैं ये देखता हूं कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद होता है, दर्जन 2 दर्जन से ऊपर FIRs होती हैं, जब मैं ये देखता हूं कि अरशद शरीफ का कत्ल होता है और इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता, तो मैं इमरान खान पर तनकीद करूं। आज जब मैं ये देखता हूं कि इमरान खान 43,000 अरब पे कर्जा छोड़ कर गया था, मुल्क के ऊपर जो बैरूनी कर्जा है वो 7,000 अरब से ज्यादा तजावुज कर जाता है और 50,000 अरब का फिगर क्रॉस कर जाता है, और मेरे मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा मकरूज तो पहले ही पैदा हो रहा था, उस कर्जे में भी इजाफा हो जाता है, तो मैं इमरान खान पे आज तनकीद करूं। आज जब मैं ये देखता हूं कि इमरान खान डॉलर को, मैंने तो बड़ी तनकीद की कि 185 पे डॉलर चला गया इमरान खान के दौरे हुकूमत में, लेकिन ये PDM की जो हुकूमत है इसका फैज ये है
कि ये 233 पर ले गई है, तो आज भी क्या मैं इमरान खान पर तनकीद करूं? आज जब मैं ये देखता हूं 223 पर डॉलर है इस वक्त, आज जब मैं ये देखता हूं कि पेट्रोल जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपए फी लीटर मिल रहा था, बावजूद इसके कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की जो कीमत थी वो $117 फी बैरल पर थी। आज वही कीमत जो है वो $85 फी बैरल पर आ जाती है अमरीकी ऑयल की, और यूरोपियन ऑयल की $78 फी बैरल पर आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल जो है वो 225 रुपए में मिल रहा है। तो मैं इमरान खान पर तनकीद करूं? आज की जो सूरत हाल है, इनका अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर था मिफ्ता इस्माइल, वो आर्टिकल लिखता है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पर है, खतरा है और बहुत बड़ा खतरा है, और हमारे पास हक के तनकीद नहीं रह जाता पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करने का अगर हम अपनी पॉलिसी बदलते नहीं है। और वो मेंशन करते हैं कि जी इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है। तो मैं इमरान खान पर तनकीद करूं जब रिजर्व्स जो हैं आपके फॉरेन रिजर्व्स वो $16 अरब से कम होकर $7.5 अरब पर आ जाते हैं, तो मुझे बताएं मैं इमरान खान पर तनकीद करूं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा खुद ये कहते हैं कि लोग हमारे सामने अपने बिजली के बिल लेकर आते हैं, छोटा सा घर है, चंद यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, 10,000 रुपया बिल है, 20,000 रुपया उसकी कमाई है, तो उसने बच्चों को खिलाना कहां से, उनको पढ़ाना कहां से, माँ बाप का इलाज कहां से कराना है और बिल कैसे पे करना है। और वो खुद आबिद शेर अली कह रहे हैं कि जी लोग कहते हैं कि कब्र में कीड़े पड़े, इस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं। तो जब आपके अपने रहनुमा ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तलाल चौधरी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं इमरान खान पर तनकीद करूं? तो जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, मैंने तो उसी के मुताबिक चलना है ना। इमरान खान पर जब तनकीद करनी बनती थी मैंने की, आगे करनी बनेगी तब भी करूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है किसी एक पार्टी के साथ वफादार होने का। मुझे अपनी आजादी, खुद मुख्तारी, इंडिपेंडेंस बहुत अजीज है, यकीन करें बहुत अजीज है। लोग समझते हैं कि शायद इमरान खान मकबूलियत के रिकॉर्ड बना चुके हैं और लोग उनको इस वजह से सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो व्यूज लेना चाहते हैं। ये तो मैं बहुत देर पहले भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, बिकॉज दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी। माई प्रायोरिटी इज माई इंडिपेंडेंस, माई प्रायोरिटी इज माई ऑनेस्टी विद माई जॉब। और वो मैं तब भी कर रहा था जब इमरान खान पर तनकीद कर रहा था, वो मैं आज भी कर रहा हूं जब मैं पीडीएम की हुकूमत पर तनकीद कर रहा हूं। क्या कहते हैं पीडीएम के अपने रहनुमा, जरा सुन। इतना थप्पा लगा है, आज 10,000 बिल, खुदा की कसम 10,000 बिल मेरे घर पे लोग मुझे दे कर गए, मुंह पर मार के गए। किसकी तरफ देखें हम? लोग झोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें, कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। सैलाब बहुत बड़ा क्राइसिस है, मगर बिजली के बिल भी सैलाब से भी बड़ा क्राइसिस है इस वक्त। 200 यूनिट का आप कह रहे हैं कि जी वो फ्री है, उसका आ रहा है 4,000, 5,000 और मेरे ड्राइवर का आया 16,000। ये इतना बड़ा जुल्म है आम लोगों के ऊपर, और आम लोगों से सख्त बिजली का बिल देने से कासर है। तो चलो जी, मैं तो आजकल पीडीएम की हुकूमत पे तनकीद कर रहा हूँ। ये पीडीएम वालों को खुद क्या हुआ है, कुछ सियासी रहनुमाओं को, वो खुद क्यों अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं? तो कोई मेरिट होता है, कोई मेरिटोक्रेसी होती है, उसके मुताबिक आप चलते हैं। और एक आखिरी बात, और वो ये है कि कुछ लोगों ने कहा जी कि आपने इमरान खान को बड़ा प्रेजेंट किया जैसे वो बड़ा कोई ज़बरदस्त कैरेक्टर आ गया, लीडर आ गया पाकिस्तान की हालिया तारीख में। एक तकाबुल ही कर सकते हैं ना आप। तो मैं एक तकाबुल आपके सामने पेश कर। तकाबुल ये कि मियां नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो हुकूमत कर रहे थे 2013 से 2018 के माबैन, उस वक्त उन्होंने एक स्टैंड लिया था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड लिया था। उसकी बदौलत उन्होंने बहुत कुछ झेला और वो पैनामा पेपर्स, और मैंने उस ज़माने में भी ये कहा था कि राइट टू अ फेयर ट्रायल मियां नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) की जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए उनको ताहयात नाअहल कर दे, और ये इस्लामी कवानीन की रूह के भी खिलाफ है, क्योंकि ताहयात नाअहली कोई एक इंसान, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, वो किसी दूसरे इंसान की कर नहीं सकता। क्योंकि तौबा का दरवाज़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हर इंसान के लिए रोज़े महशर तक या उसकी मौत तक खुला रखा हुआ है, और उसके बाद उसने फैसला। कोई इंसान ये कैसे कह सकता है कि किसी के दिल में क्या ये ताहयात ना सादिक है ना अमीन है? तो मैंने तब मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये बातें की थी। लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब, जो भी उनके साथ हुआ, वो जी 19 नवंबर 2019 को, आज से तकरीबन 3 साल पहले, प्लेटलेट्स उनके गिरे और उसके बाद वो लंदन इलाज की गर्ज से चले गए, और 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया, आज तक वो वापस नहीं आए। अब इसके मुकाबले में आप अगर इमरान खान को देखें तो 3 नवंबर 2022 को इमरान खान को वजीराबाद में गोलियां लगी, और ठीक 22 दिन बाद 23वें रोज वो पिंडी के जलसे में लोगों के सामने उनके दरमियान मौजूद था और तकरीर कर रहा था। तो
दिस स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ द फैक्ट कि जो लीडरशिप है वो अवाम के साथ रहती है, जो लीडरशिप है वो फेस करती है। सबसे पहले लीडर फेस करता है प्रॉब्लम्स को, एजिटेशन को, रेजिस्टेंस को। तो इमरान खान ने वो साबित कर दिया अपने कैरेक्टर से, तो मैंने उसकी तारीफ कर दी। मियां साहब चले गए, उसके बाद यूरोप चले गए। यूरोप से आप खबर आ रही थी कि वो वापस हीथ्रो एयरपोर्ट पे लंदन में लैंड कर गए। भाई मुझे क्या लगे कि मियां साहब 3 साल लंदन में गुजारने के बाद अब यूरोप के दौरे पे, और वहां से वो अमेरिका चले जाए और फिर वो अमेरिका से वापस आ जाए और उसके बाद वो कहीं और चले जाए। मैं तो यहां पर देख रहा हूं ना 3 साल से मेरे साथ क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। अवाम का अगर दर्द है तो सर वापस ही आ जाते। अब तो हुकूमत आए भी 8 महीने हो गए, अब वापस आ जाते। अब मैं वैसे सुन रहा हूं कि वो वापस आ रहे हैं, अब देखें कब तक आते हैं। तो बहरहाल ये मैं कुछ जस्टिफिकेशन अपने हवाले से देना चाहता था। मेरे साथ जो मेहमान कराता हूँ नायाब गौहर जान साहिबा, आप समाजी कारकुन तो हैं ही, लेकिन आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ है। और नायाब गौहर जान साहिबा से हमने मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन हमेशा उन्हें एक एक्टिविस्ट के तौर पर ही हमने सुना है। आज मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैं उन्हें पॉलिटिशियन के तौर पर भी सुनूंगा। आमिर ज़िया साहब, आप सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और कंवल शोज़ब साहिबा, आप रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इफ़ आई मे स्टार्ट विद द लेडीज़ फर्स्ट, कंवल शोज़ब साहिबा, जहाँ से मैंने इंट्रो का आगाज़ किया था मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू और उसका जवाब फिर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से, फिर मैं ये भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर आपकी भी कुछ गुफ्तगू थी। वट एवर यू हैड टू गो थ्रू, जो फेक वीडियोज़ बनाई गई और आपको उन फेक वीडियो से मंसूब कर दिया गया, मैं समझता हूं कि ये इतनी घटिया हरकत है और मुझे नहीं समझ आता हमारा माशरा किधर जा रहा है, ये सोसाइटी किधर जा रही है, नॉर्म्स कहाँ चले गए हैं, मॉरल्स किधर चले गए हैं। जो लोग ये करते हैं उनके अपने घरों में माए बहनें हैं नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये तो गोरा जिसकी मॉरल वैल्यूज उस तरह से स्ट्रांग भी नहीं है, जो मजहब के इतना करीब भी नहीं है, वो भी राइट टू प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए सोचता भी नहीं है। और आपके साथ तो इतना जुल्म हुआ है जो आपने बताया है, जो मैंने देखा है कि जी फेक वीडियोस के ऊपर आपकी असेंबली की तस्वीर लगाकर आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो माई कंडोलेंसेस फॉर दैट। मैं आपसे अफसोस करना चाहता हूं एंड वट एवर यू वॉन्ट टू से। और मौलाना साहब ने जो कुछ कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच एहतशाम। देखिए, कंडोलेंस तो आपकी बनती है, लेकिन बतौर मुआशरा जो हमारा सोशल और मॉरल फैब्रिक जिस तरीके से तबाह बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह के वीडियोस को ला के, और सियासत को जिस तरह वीडियो का मोहताज कर दिया गया है, पूरी रियासत को वीडियोस के थ्रू हाईजैक किया जा रहा है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैंने पाकिस्तान में रहते हुए तमाम, बिकॉज आई एम ए सोशल साइंटिस्ट, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं पढ़ रही थी तो मैंने अपनी काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो, मैं कोई ज़ुबानी जमा खरच फेमिनिज़म पे नहीं करती, मैं बाकायदा एक रिसर्चर हूँ और फेमिनिज़म पढ़ती रही हूँ। पीछे काफ़ी सारी किताबों में से एक थीसिस मेरा अपना भी पढ़ा है जिसमें मैंने डिस्क्रिमिनेशन और इंटरसेक्शनैलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे लिखा भी और पढ़ा भी। तो मेरे अंदर इतनी मॉरल करेज थी कि जब मुझे इस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की गई, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की और मलाइन करने की कोशिश की गई, तो मैं निकल के बाहर आऊं और इस सारे कैंपेन का मुंह तोड़कर जवाब दूं। मसला आज 2 महीने पहले शुरू हुआ, मेरा बेटा पढ़ने जा रहा था। that requires a lot of courage. अल्हम्दुलिल्लाह करेज की वजह, एहतशाम करेज की वजह यह है कि अल्लाह का शुक्र है माँ बाप ने हलाल खिला के बड़ा किया और खाविंद ने हमेशा सपोर्ट किया। 22 साल हो गए मेरी शादी को, और जो अंडरस्टैंडिंग होती है और जो एक दूसरे पे एक एतमाद का रिश्ता है, उसकी वजह से मैं इस काबिल हूँ कि आज मैं बाहर जाती हूँ तो पूरे भरोसे के साथ बात करती हूँ। तो इसलिए जिस तरह हमेशा कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो कामयाब औरतों के पीछे उस घर के मर्दों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं इसलिए अपने घर के, अपने वालिद की अपब्रिंगिंग को और अपने हस्बैंड की सपोर्ट और अपने भाई की सपोर्ट को हमेशा क्रेडिट देती हूँ। सो इसलिए, और अब मेरे बच्चे भी अंडरस्टैंड करते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो बहुत समझदार और एक फेमिनिस्ट बच्चा है। मेरी बेटी को जिसको ट्रॉमा दिया गया, मैं उस तरफ आ रही हूँ।
तो ये वीडियोस 2 महीने पहले मुझे एक टेक्स्ट मैसेजेस आने शुरू हुए अननोन नंबर से, दुबई का नंबर था, मैंने वो डाले हुए भी हैं, साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट भी कराई, $50,000 मांगे गए कि जी आपकी एक वीडियो आ गई है, अगर $50,000 दे देंगी तो फिर हम इसको रोक लेंगे। तो मुझे क्या परवाह नहीं है, मैंने तो जिंदगी में कभी रॉन्ग कॉल नहीं सुनी, मुझे किस बात की टेंशन होनी थी, और ना मेरे पास फालतू के हराम का कोई पैसा है कि मैं इस तरह की फजूलियात पे खर्चती फिरूं। बाकायदा ब्लैकमेल किया गया और $50,000 मांगे गए आपसे? जी जी अच्छा जी, मैंने ये अपने, अगर आप मेरे ट्विटर पे चले जाएं, पिन जो मेरी पोस्ट है उसमें मैं वो सारा जो मुझे मैसेजेस आए हुए हैं मैंने उनकी स्क्रीनशॉट्स लेके डाली हुई है, और ये सारी स्क्रीनशॉट्स स्टैम्प पेपर के साथ साइबर क्राइम में मैंने जमा कराई हैं। 2 दिन बाद ही मैंने जाके केस रजिस्टर कराया FIA में, और उनसे अच्छा। रिक्वेस्ट की, दुबई में भी रजिस्टर कराया उधर से। ठीक है। वहां से ये पता लगा कि ये पाकिस्तान में सिम ऑपरेट हो रही है और सिर्फ नंबर वहां से यूज किया जा रहा है। ओके। तो अब साइबर क्राइम वालों को फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद एक पोर्न वीडियो है जो 2011, 14, 18 में मुख्तलिफ नामों के साथ चलाई गई, उसमें मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर, मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है, मेरा नाम, और वो इस तरह सर्कुलेट की गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट की गई। PMLN के मीडिया सेल ने उसको रिलीज किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी पड़ी हुई हैं, लिंक्स भी पड़े जो मैंने साइबर क्राइम में जमा कराए हैं। और उसके बाद जिस तरह एक कोरोना नहीं फैलता था हाथ लगाने से बगैर ही, उस तरीके से उस वीडियो को फैलाया गया। उन दिनों में शहबाज गिल साहब के ट्रायल्स के लिए भी मैं जाया करती थी और बोलती भी थी, और फिर बहुत सारे अननोन नंबरों से भी वो वीडियोस जो हैं वो लोगों को, बड़े हमारे पार्टी के सीनियर लोगों को भेजी गई और उनसे सवाल पूछे गए कि मोहतरमा क्या करती हैं, क्या है ये वो, जब मैं तो एक प्रॉपर मिलिशियस कैंप। मुझे बताइएगा कि FIA ने आपने जो एप्लीकेशन दर्ज जमा करवाई थी FIA को, पर्चा दर्ज हुआ है? मुझे जुबानी जमा खर्च, जी मैंने सारा कुछ उनको दिया, मुझे उन्होंने एक टोकन नंबर भी दिया, केस रजिस्ट्रेशन का पूरा बताया, मैंने टोकन लेके 3 घंटे लाइन में लग के अपनी बारी पे जाके केस रजिस्टर कराया है। ओके, FIR दर्ज हो गई। एक मेरी बात सुने जी, FIR का तो उन्होंने अभी तक नहीं, मुझे उन्होंने कहा जी हम तो नादरा से इसकी सारी वो करवा रही है, फेशियल रिकग्निशन, आपका हाई प्रोफाइल केस है, ये फलाने शख्स हैं, अब अगली दफा मैं उनका नाम भी लूंगी, नंबर भी बताऊंगी कि ये अब आपका इन्वेस्टिगेशन करें, सब कुछ मैंने उन्हें भेजा है, जो उन्होंने कहा, लिंक भेजे जो मुझे अभी सिर्फ पड़ी इतना हुई है। बता दीजिए कंवल शोजब साहिबा, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे चाहिए। आपने कहा कि मेरी एप्लीकेशन उन्होंने ले ली, टोकन नंबर, वो डायरी नंबर होता है, डायरी नंबर जी प्रोसेस में डाल दी, लेकिन प्रोसेस में डालने के बाद उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी FIA के कानून के मुताबिक होती है और उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। तो क्या आपकी FIR दर्ज हो चुकी है? पहली चीज। दूसरी चीज मुझे बताइएगा कि आपने कहा नहीं की ना जी, अभी तक नहीं हुई। कहा कि आपको हम बता देंगे। ओके, अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें, और अब ओके, दूसरा मुझे ये बताएं कि जी ये जो आप कह रही हैं कि वो नंबर और नाम मेरे पास है, मैं अगली दफा नाम ले लूंगी, तो जो भी नाम आपके पास है, जो आप कह रही हैं कि आप अगली दफा ले लेंगी, क्या आप उस नाम को जानती हैं? नहीं, मैं तो उनकी बात कर रही हूं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं साइबर क्राइम के। अच्छा, ठीक। बाकी नाम तो मेरे पास मौजूद हैं। जो PMLN का मीडिया सेल वाला, उसको मरियम उसको फॉलो करती हैं, रीट्वीट्स करती हैं, मैं अभी आपको भेजती हूँ, आप बेशक स्क्रीन पर दिखाइए, है तो नहीं इस काबिल, लेकिन जरूर दिखाएं कि कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, किस किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा किया गया, किस तरह से ब्लेमिंग की गई। लेकिन आप PMLN पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? आपके पास एविडेंस है कि ये PMLN की तरफ से किया गया है? जी उनके अकाउंट से हो रहा है ना, मैं आपको भेज देती हूँ, आप देख लीजिएगा। अकाउंट से, यानी कि जिस शख्स के अकाउंट से हो रहा है, आप कह रही हैं कि उसका ताल्लुक PMLN से? जी उन्होंने लिखा हुआ भी है, उनको मरियम फॉलो भी करती है, मैं आपको भेजती हूँ, आप बेशक स्क्रीन पे दिखाइए और फॉलो करके देखिए और पूरी उसकी टाइमलाइन जाके चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी गलाजत आपने जिंदगी में नहीं देखी और सुनी होगी जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की है। लेकिन अब मैं जो ज्यादा अफसोसनाक बात है वो बताना चाह रही हूँ कि आज से 6 दिन पहले रात को मैं लाहौर से वापस आई हूँ और आके मैं अभी बैठी हूँ, तकरीबन 1-1.5 का टाइम था, तो मेरी बेटी मेरे पास आई, उसने दरवाजा बंद किया और बहुत परेशान थी। 18 ईयर्स की है मेरी बेटी, और मुझे आके कहती है मामा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसका काफी मतलब सफेद रंग हुआ था जो मुझे याद है अभी तक। मैंने कहा बेटे क्या बात है, खैर है? फिर उसने शुरू किया कि मुझे इस तरह कल रात को एक अननोन नंबर से पहले अजीब से मैसेजेस आए और फिर उन्होंने इस तरह एक वीडियो भेजी, उस पर आपकी तस्वीर बनाई हुई है और आपका नाम है, तो मैं बहुत घबरा गई और
फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि इस नंबर को ट्रेस करो और इसको कॉल्स करो जो बच्चों को समझ आती है। मैंने कहा बेटे आप छोड़ दें, ये ऐसे ही फजूल चल रहा है। कहती इसी वजह से मुझे ना ये सियासत पसंद नहीं है पाकिस्तान की, कि ये लोग आर्ग्यूमेंट या पॉलिटिकल डिफरेंस में लोगों को ख्वार करते हैं। ये 18 साल का पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल जिनके हाथ में, ये वो बच्चे बात करें। तब मैंने सोचा कि अब बहुत हो गई है, इनफ इज इनफ। मैं इन्हीं बच्चों की मुस्तकबिल के लिए तो लड़ाई लड़ रही हूँ कि हमारी तो जो प्रोफेशन की लिस्ट या हमारी जो चॉइस होती थी उसमें सियासत कहीं होती नहीं थी। हमारे बड़े जो हैं वो मुझे बड़ी लड़ाई करनी पड़ी। मुझे मेरे वालिद साहब कहते थे किस गलाजत में जा रही हो बेटे, पढ़ने लिखने को छोड़ के तो तुम सियासत में चली गई हो। इस चीज को खत्म करने के लिए मैं आई थी कि एक तो हम पॉलिसी लेवल पे खवातीन को मौका मिले, दूसरा आने वाली बच्चियां लेकिन मुझे शजरे ममनू ना समझे, वो आए अपना डिसीजन खुद करें। जो कुछ भी आपके साथ आजकल जो हो रहा है एहतशाम, ये इतना खौफनाक है। और आपने फजलुर रहमान की बात की, जी मैं उसके ऊपर आता हूँ। मैं जरा दूसरे गेस्ट की तरफ चला जाऊँ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, आपकी तरफ वापस आता हूँ। लेकिन मैं इतना कहता चलूँ कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसकी जितने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए कम है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने कहा कि आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं, आपके बच्चे आपके साथ खड़े हैं, एंड दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स। अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो तो फिर आप आग का दरिया भी पार कर सकते हैं। ये वो शख्स समझता है जिसे फैमिली की ताकत का पता होता है। नायाब साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहिएगा, मौलाना का बयान आपने सुन लिया, हमने तो उसको सेंसर करके चलाया, फिर कंवल साहिबा के साथ जो कुछ हुआ उन्होंने आपके सामने बयान किया, क्या कहिएगा एज अ फीमेल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री नंबर वन, एंड देन एज अ पॉलिटिशियन ऑफ कोर्स? जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि मैं क्योंकि पहले भी इन इश्यूज़ के ऊपर काम भी कर चुकी हूँ, इनको क्लोजली फॉलो भी कर चुकी हूँ। मेरे साथ ख़ुद भी बतौर एक एक्टिविस्ट भी इस तरह के इश्यूज़ हो चुके हैं। तो मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ कि इस तरह से किसी भी खातून को टारगेट करके उनकी वीडियोज़ बनाना, ये सारा कुछ जो है इट इज़ हाईली इनअप्रोप्रिएट। दूसरी बात यह है कि हम इस पर क्योंकि कंवल साहिबा ने भी एक पॉलिटिकल एंगल भी है तो हमने उसकी बात की। देखिए पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर जो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो सियासतदान हैं उनको कई महाज के ऊपर लड़ना पड़ता है और हमारा एक कल्चर रहा है मिसोजिनी का। मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इस कल्चर के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बहुत मनफी किरदार अदा किया है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कई मौक़ों पर उनके सपोर्टर्स ने ख़वातीन सहाफ़ियों की इसी तरह वीडियोस जो हैं बनाकर और उनको बहुत गलीज़ कैंपेन्स का भी निशाना बनाया है। ख़वातीन पॉलिटिशियंस के साथ भी ये हुआ है। उनके स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल साहब थे जिन्होंने बहुत जगहों पर ख़वातीन के बारे में इस तरह की बहुत ऑब्जेक्शनेबल बातें की। इमरान खान साहब ने ख़ुद पब्लिक रैलीज़ के ऊपर ये कहा कि मैं ख़वातीन के लिए जो कोटाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये ख़वातीन क्या करके असेंबलीज़ में आती हैं। तो जब इस तरह की गुफ्तगू होगी, और मेरा ताल्लुक एक ऐसी सियासी जमात से है जो कि अगर आप ख़वातीन के हुकूक की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आर यू श्योर ये इमरान खान के यही अल्फाज थे? एब्सोल्युटली 2012 पब्लिक कन्वेंशन, उन्होंने ये कहा कि मैं कोटास के खिलाफ हूँ, ख़वातीन को बड़ी तकलीफ हुई, असेंबलियों में बैठी हुई ख़वातीन को बड़ी तकलीफ हुई, तो मैं भी ये कहता हूँ कि मुझे पता है ये क्या करके असेंबलीज में आती हैं। तो ये गुफ्तगू नामुनासिब है। उन्होंने मेरे लीडर के बारे में कई दफ़ा उन्होंने और पार्टी के बहुत सारे कारकुनान ने बहुत ही मिसोजिनिस्टिक और बिलो द बेल्ट सेक्सिस्ट कमेंट्स जो हैं वो पास किए हैं। जैसे कि मैंने बताया उनके दौरे हुकूमत में ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ, एक्टिविस्ट के साथ, ख़वातीन पॉलिटिशियंस के साथ कॉन्स्टेंटली इस तरह के अटैक्स हुए हैं। तो मैं ये समझती हूँ, और क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसी सियासी जमात के साथ है कि जिसकी पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात में सबसे ज़्यादा ख़वातीन के हुकूक और उनकी इज़्ज़त के ऊपर अगर किसी सियासी जमात की क्रेडिबिलिटी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्रेडिबिलिटी है। तो मैं दोनों तरफ से इस चीज़ की मजम्मत भी करती हूँ। बाकी सियासी जमातें जो हैं वहाँ पर एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, बनना चाहिए ख़वातीन के हवाले से। जलसे जुलूसों के अंदर बिलो द बेल्ट जो ये कल्चर है, अगेन मैं ये कहूँगी कि जो ये नेम कॉलिंग का कल्चर और बहुत ही ज़्यादा गलीज़ गुफ्तगू जो सोशल मीडिया सेल्स जिसको उठाते हैं, चलाते हैं,
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब ये सारी चीज़ें आपको ख़ुद भी अफेक्ट करना शुरू कर दें तो तब वक्त आ जाता है इंट्रोस्पेक्ट करने का, तब वक्त आ जाता है ये सोचने का। अभी चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब, जो कि बड़ा एक लिबरल फेस समझे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने फिर ख़वातीन जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ही नामुनासिब जो है बयान दिए, और बहुत मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर कि हम अपनी सियासी गुफ्तगू में कितने गिर गए हैं। तो जितने भी लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये सोचना होगा कि वो कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जब वो रैलीज़ में बयान देते हैं, जब वो इंटरव्यूज़ के अंदर गुफ्तगू करते हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है। कंवल साहिबा जो है वो एक मुखालिफ सियासी जमात से है, लेकिन जो उनके साथ हुआ, मैं यहाँ बैठ के आपके साथ कह रही हूँ कि वो गलत है। ना ऐसी मुहिम चलनी चाहिए, ना ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो इनको भी इस बात पर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इनके दौरे हुकूमत में भी जो ये चीज़ें हुई जो कि बिल्कुल सैंक्शन थी, इसी तरह टॉप लीडरशिप की तरफ से, इनको भी उस पे जो कुछ मौलाना ने कहा बिल्कुल नामुनासिब गुफ्तगू थी। मैं अगर मतलब कि ये जो इमरान खान साहब के हवाले से आपने जितनी भी बात की उसका जवाब तो कंवल शोजब देंगी, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू रिकॉल माई मेमोरी, लेकिन मुझे ये जुमला याद नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसको ज़रूर चेक करूँगा। और अगर आपके पास इसका सॉर्ट हुआ आप मुझे ज़रूर भिजवाइएगा और इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम कंवल साहिबा से भी पूछते हैं कि क्या इमरान खान साहब की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया था या नहीं आया था। लेकिन जो मौलाना ने कह दिया है वो तो मेरे ख्याल में एक ऐसे नहज को जाके एक क्या कहें उसके बारे में, मतलब कि वो तो अब आई डोंट इवन एसोसिएट दैट स्टेटमेंट विद हिम बीइंग अ मौलाना, क्योंकि आलिम का बड़ा रुतबा है हमारी सोसाइटी में। लोग आलिम की तरफ दे लुक अप टू एन आलिम, और वो आलिम के बारे में तो समझते हैं कि इसको दीन की समझ बूझ है। अल्लाह ने जो पैगाम इंसानियत के लिए भेजा है ये वो समझाता है लोगों को। और आलिम तो ऐसे ही लोग तसव्वुर करते हैं कि जैसे मशले राह है अंधेरे में और वो आपको सही सिमत में लेकर जाता है। तो आई डोंट इवन वांट टू एसोसिएट हिज स्टेटमेंट विद हिम बीइंग अ मौलाना। सो आईड से कि एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने बहुत ही नामुनासिब, और आपको नहीं लगता बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाके एक ऐसी बात की है जिसकी कोई मिसाल, कोई नज़ीर मिलती नहीं है, एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, जो मौलाना कह गए। मैं समझती हूँ, देखिए बैरिस्टर साहब, ये एक कॉन्टेक्स्ट है, एक साइकिल है। इसीलिए जो सियासी जमातें जो हमेशा से ये बात करती हैं कि टॉलरेंस होना चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, उनको ये अंदाज़ा होता है कि जब ये साइकिल शुरू हो जाता है तो फिर चीज़ें एक्सट्रीम पर चली जाती। जब 2014 के अंदर कंटेनर पे खड़े होके एक सियासी लीडर जो है वो बाकी सियासतदानों की, मैं उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रही। आई एम सेइंग कि पॉलिटिकल कल्चर अनफॉर्चुनेटली रिड्यूस हो चुका है बयानबाजी पर, और उसमें बहुत सारे लोग उसके जिम्मेदार हैं, और उसके एक जिम्मेदार इमरान खान साहब भी हैं। हाईली कंडेमेबल रिमार्क्स, बट हमें मिलकर अब इस पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर करना है, सबको एक स्टेप लेना है वापस। मेरा तो ताल्लुक एक ऐसी सियासी जमात से है ना जो इस तरह बिलो द बेल्ट जाती ही नहीं है, तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि सबको एक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। जो भी इस चीज़ के आर्किटेक्ट्स हैं, जो वजह बने हैं, सबको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे अपने लोगों के ऊपर आ रही है ये चीज। चले तो हमारे पॉलिटिकल कल्चर में ब्रेक लेना, मैंने ब्रेक के बाद वापस आता हूं। जो बातें आपके जवाब हम कंवल शोजब साहिबा से लेंगे, लेकिन आपने कहा कि आपकी सियासी जमात इस तरह बिलो द बेल्ट कभी भी नहीं जाती है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस वक्त कोई इस तरह का रिमार्क तो ज़हन में नहीं आ रहा जो कभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दिया हो। लेकिन मुझे ये ज़रूर याद आ रहा है, कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी शो में चलाया था, वो कह रहे थे इमरान खान जो है उनको रेफ़र कर रहे थे चंदा चोर, ज़कात चोर के नाम पे। तो मतलब कि वो भी इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अजीब बात थी। ब्रेक लेते हैं, उसका जवाब इनसे लेंगे और जो कुछ इन्होंने कहा उसका जवाब कंवल शोजब से लेंगे। वेलकम बैक टू सवालनामा। कंवल शोजब साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी नायाब गौहर जान की। वो कहती हैं कि जहाँ तक हालात अब पहुँच गए हैं उसमें आपकी पार्टी का, आपके लीडर का हिस्सा है। और एक स्टेटमेंट वो रेफ़र करी है 2012-13 से कि इमरान खान साहब ने जो कोटा सिस्टम के थ्रू ख़वातीन आती हैं उनके बारे में ये कहा था, इसका भी जवाब दे दें। इससे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है नायाब साहिबा की सारी स्टेटमेंट पे, कि जो उनको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कंडेम करेंगी, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है
कि 2014 से पीछे की सियासत और उसके बाद की सियासत में वो वाकई पीडीएम जो है वो अब एक जमात हो गई है। और जाहिर है एहतशाम साहब पीडीएम का सरबराह यही फजलुर रहमान है, माजरत के साथ ही डजंट क्वालिफाई फॉर दिस टाइटल ऑफ मौलाना। मौलाना किसी भी मजहब के जो एक एक्सट्रीम होती है या एक पीएचडी या हाईएस्ट लेवल होता है, रिस्पेक्टेबल लेवल होता है, उसको मौलाना कहते हैं। किसी मौलाना के बेटे को आप मौलाना नहीं कह सकते, जैसे कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं कहला सकता अनलेस एंड अनटिल कि वो डॉक्टरी पढ़ ले। इसी तरह नायाब साहिबा ने 2014 का और पूरे केस को बड़े खूबसूरती से जिस तरह इनकी पूरी पीडीएम घुमा के तो इमरान खान और हमारे पे ही वापस डाल दिया है। अफसोस की बात है, लेकिन मेरे पास जो है ना एविडेंस है और 2014 से पीछे के एविडेंस है। मैं आपको बताती हूँ कि आर्किटेक्ट कहाँ से हुई और ये सियासत में गलाजत और खवातीन को मलाइनिंग करने की रिवायात कहाँ से डली। यही आपके पीडीएम के सरबराह जिनके साथ सिर जोड़ के और हाथ में हाथ डाल के बिलावल साहब खड़े होते हैं। ये इनका फतवा 1993 में बेनजीर साहिबा के ऊपर आया था, जिसमें उन्होंने खवातीन की हुकूमत को नाजायज करार देते हुए ये उन पे फतवे दिए थे और काफी कुछ उगला था। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि मुझे अगर रख लिया जाए तो मैं फौरन जो है इसको सबको जस्टिफाई कर दूंगा। मरियम नवाज साहिबा के वालिद है नवाज शरीफ साहब, 2014 से बहुत पहले के सियासतदान है। 1990 में भी उनकी हुकूमत थी। जरा उनकी वीडियोस निकाल के देखिए, आपको पता लगेगा कि बेनजीर साहिबा के बारे में उनकी क्या जुबान थी। हेलीकॉप्टर से जो बनाना तस्वीरें बेनजीर साहिबा की गिरवाई थी वो उन्होंने ही गिरवाई थी। आपको सिवाय इमरान खान के और कोई नजर नहीं आता। जिस स्टेटमेंट की बात कर रही है वो स्टेटमेंट थी कि घर की खवातीन को, अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को, अपने घर की औरतों को, अपनी बीवी को ले आते हैं असेंबली में। इमरान खान ने इस रिवायत को तोड़ा है। उनकी 4 बहनें और बहुत सारी भांजियां भी हैं, भतीजियां भी हैं और माशाल्लाह पूरे खानदान रखने वाले शख्स हैं। एक भी उनके खानदान का शख्स इस वक्त किसी असेंबली में मौजूद नहीं है, ना सेनेट में है, ना नेशनल असेंबली में वो किसी अपनी बहन को ला सकते थे। इनकी तो सारी आई हुई है ना, एक खानदान पूरा चलता है। जिस तरह वो पूरी एक फैमिली होती है, आगे जनाब एक एमएनए जा रहा है, पीछे उनकी रिजर्व सीट पे खवातीन घर की भांजी भी आई हुई है, बेटी बीवी भी आई हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब का आप मिसाल उठा के देख लें, पीछे उनकी बेगम भी बैठती हैं, उनकी भांजी साहिबा भी बैठती हैं। जुबान की बात कर रहे हैं, ये जादू टोना और बुशरा बीबी का नाम ले लेके बिलावल की स्टेटमेंट्स में अभी आपको निकाल के देती हूँ। असेंबली की स्पीचेस में आपकी बिलावल, मैं तो लाइव सुनती रही, अभी शायद नहीं है, इन्होंने सुनी नहीं। जो डेरोगेटरी जुबान वो बोलते रहे, जो बदजुबानी बदकलामी करते रहे, चीख के बोले, का लकब दिया, उनको बहुत दर्द आया था मरियम बीबी का। आज कहां है वो, जब पूरे पाकिस्तान की पीटीआई की खवातीन को इतनी गलाजत से नवाजा है इनके पीडीएम के सरबराह ने। इनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि ये उसको इस वक्त कंडेम कर सके। घुमा के वापस बात घुमा रही है और उसको जस्टिफाई कर रही है कि ये तो ऐसे होता रहा है। क्या होता रहा है? वन साइडेड सारे ट्रायल्स होते रहे। आप लोग जमीन आसमान एक कर देते थे अगर अली अमीन गंडापुर ने कमेंट्स दे दिया। आज क्या हुआ है? अगर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं है, अगर आप समझते हैं कि एक चीज गलत हो रही है तो वो सबके लिए गलत हो रही है। आप कादिर मंदोखेल की उठा के जरा प्रोग्राम्स देखें, हम उसके साथ बैठते नहीं है, सीधा आता है और बात ही बुशरा बीबी पे करता है। मुझे बताएं, बुशरा बीबी को आपने कहां देखा है जलसों में खिताब करते हुए या उनको पीटीआई ने अपनी सदर बना के सामने किया हो? जो जुबान इनका कादिर पटेल बोलता रहा असेंबली में, हम छोड़ के उठ जाया करते थे क्योंकि वो ऐसी होती नहीं थी कि आप वहां बैठ के वो बातें सुने। तो ये अभी माशाल्लाह नहीं है। इनकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नौ रतन है जिनको हम भुगतते रहे असेंबलियों में और उनकी बातें और हम बर्दाश्त करते रहे हैं। इसका जवाब इनसे ले लेता हूं। बैठते थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जो है, अल्फाज भेजती हूँ मैं इसका जवाब उनसे लेता हूं। मैंने उसकी आपको बता दिया बयान, मैंने वो स्टेटमेंट आपको बता दी है। अच्छा। उस स्टेटमेंट को इन्होंने जिस तरफ लेकर गए ना, वो इसको इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। उससे पहले की आप स्टेटमेंट निकाले, मौलाना साहब की भाभी, इनकी सारे खानदान की जो खवातीन है वो माशाल्लाह आपने क्या कहा है उस स्टेटमेंट के बारे में? की सारे फैमिलीज इन्होंने किस तरह से असल में क्या कहा था खान साहब ने बकौल आपके? उन्होंने ये कहा था कि असेंबलियों में वो खवातीन आ जाती हैं, मतलब उनका ये था। और उससे पहले उन्होंने वो एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं तो आज 15 साल की उम्र से पीटीआई में। आप कह रही है कि उन्होंने कहा था कि वो खवातीन आ जाती हैं जो इनके घर की होती है, रिश्तेदार होती है, ये आप कह रही हैं? घर से ताल्लुक जो क्वालिफाई नहीं करती, मेरिट से उनका कोई लेना देना नहीं, पार्टी की कोई वर्कर्स नहीं है। अगर वही यार्ड स्टिक रखते तो मैं आपको बता रही हूँ खान साहब के घर में क्या खवातीन नहीं है, उनकी बहनें नहीं है। ठीक हो गया, वो बात सामने आ गई। अच्छा जी, अब आप जवाब लेते हैं उनसे।
नायाब गौहर जान साहिबा, एक तो उन्होंने और दूसरा, मैं बिल्कुल मैं उसका जवाब पस देना मंजर चाहूंगी। क्लियर आप किया शेख है। रोहेल साहब की जुबान सुने, एक सेकंड बात तो सुन आबिद लेना। शेर अली की जुबान सुने, एक मिनट सिर्फ दीजिए, ख्वाजा आसिफ की जुबान सुनिए, इनकी आप जलसों में जुबान सुने, लेकिन इतनी इखलाकी जुर्रत कीजिए कि अगर आप आज पीडीएम में सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, और अगर किसी के साथ गलत तोहमत लगाई गई है, अल्फाज पाकिस्तान की माओं पे इस्तेमाल किए गए हैं, जवान बच्चियों को डिस्करेज करके उनके खिलाफ लोगों को इंस्टिगेट किया जा रहा है ताकि वो उनको बंद कर दिया जाए, तो कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत तो करें कि जिसने जो गलत बात की है उसको खुल के कंडेम करें। सियासत फिर बाद में होती है। नायाब गौहर साहिबा, वो उन्होंने एक तो वो पस मंजर उन्होंने क्लियर कर दिया कि खान साहब का ये मतलब नहीं, उनका ये मतलब था, जब वो कह रहे थे कि किस तरह से आती हैं, तो उसके पस मंजर में उन्होंने ये बताया था कि जी वो घर की खवातीन या रिश्तेदार जो उनको ले आते हैं सबको असेंबली में, ये उन्होंने क्लियर किया। दूसरा, वो जो आपकी पार्टी लीडरशिप के हवाले से बात कर रही हैं और वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर दीगर जितने भी कादर पटेल और कादर मंदोखेल का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो खवातीन को टारगेट करते हैं, बुशरा बीबी को भी टारगेट करते रहे, जबकि वो एक घरेलू खातून है। और आप अभी कह रही थी कि आपकी पार्टी में तो ऐसी जुबान इस्तेमाल होती नहीं है, तो फिर इसका क्या जवाब है जितनी भी बातें कवल शोसत ने की? जी बिल्कुल मैं बिल्कुल जवाब देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का ये अलमिया है कि उनको बहुत वक्त लगाना पड़ता है। इमरान खान साहब की जो नामुनासिब स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट निकल आते हैं, फिर ये होता है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हैरत है मुझे, जो मैं ये समझती हूँ कि डिसरिस्पेक्टफुल, बीबी के एग्जाम्पल्स कोट करना डिसरिस्पेक्टफुल। मुझे हैरत है कि जो शख्स ताज़ियत के लिए नहीं गया, जो शख्स जिसने बीबी की शहादत के बाद आर्टिकल लिखा दैट शी इज़ हर सेल्फ टू ब्लेम दैट शी वाज असैसिनेटेड, वो शख्स जिसकी पार्टी ने, जिसने खुद बीबी शहीद के बेटे को, उनके शौहर को, उनके सारे खानदान को इतनी बुरे तरीके से टारगेट किया। आप अभी कह रहे थे चंदा चोर, ये चोर, डाकू, लुटेरे, ये माफिया, ये शुरू किसने किया सारा कुछ? तो बीबी को इस तरह से बीबी को इस तरह ना घुमाइए, आप बिल्कुल आप घुमाइए। करेज, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। और बिलावल दोनों सियासत में है। मैंने आपकी बात नहीं काटी, मेरी बात जवाब सुन लेना, मेरी बात उनका जवाब तो सुन ले। इस शख्स पे कुछ बोलना पसंद करेंगी, बात सुनने की आदत नहीं है, बात सुनने की आदत नहीं है। और आपने एक चीज ठीक है, आपका सवाल आ गया, उन तक पहुंच भी गया, मैंने ये आपका चीज सवाल आ गया, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। जी, ये सुन लीजिए। तो पहली तो चीज ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ना याद दिलाए कि किसने क्या कहा था, बीबी के बारे में क्या कहा था और ये क्या हुआ था, क्योंकि इनके लीडर ने जितनी नामुनासिब गुफ्तगू की हुई है उनके बारे में, तो ये प्लीज मत कीजिए। आर्टिकल किसने लिखा था कि शी इज हर सेल्फ टू ब्लेम फॉर हर असैसिनेशन। दूसरी बात ये, मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान, तो जब भी इमरान खान साहब ने 2002 में जब भी डाली थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वही मौलाना साहब जिनको अभी आप ये कह रही हैं इमरान खान साहब उनके लिए वोट करना चाहते थे 2002 के अंदर। बिलावल की पार्टी ने जस्टिफाई किया क्योंकि कोई कंडेमनेशन नहीं आई। बिलावल ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने ये कहा सारी गलाजत पे आपकी पार्टी ने तो तब स्टेटमेंट्स नहीं दी थी। खवातीन सहाफियों के खिलाफ जब आपके लोग मुहिम चलाते थे, फवाद चौधरी साहब ने जब स्टेटमेंट्स दी, जब शहबाज गिल साहब ने कहा, तो किसने स्टेटमेंट दी? आपकी पार्टी से स्टेटमेंट दी? कोई आई है स्टेटमेंट? एक सेकंड मेरी बात सुनो। आपकी बात सुनने की लिबरल पार्टी है, खवातीन की तकद्दुस रखने वाली पार्टी ने स्टेटमेंट क्या दी है? आपकी पार्टी के चेयरमैन ने इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी है तो मुझे बता दें कि आज फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा। ये असल में गैर मुहज़्ज़ब जो पार्टी होगी और उसके अंदर इसी तरह ये होती रहेगी इस तरह से। नहीं, आप हमें जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स नो, मसला ये है, मसला नहीं, मसला ये है कि आपकी बातों की जवाब दे रही हूँ, आपकी बातों का जवाब दे रही हूँ कि आपका कोई ग्राउंड है ही नहीं, आपका कोई ग्राउंड है ही नहीं स्टैंड करने के लिए। मैंने ये कहा नए पुराने की बात नहीं है, मैंने जितना कुछ आपका देख लिया। नए पुराने की बात है, आप बात सुनने की आदत, बात सुनने की आदत बताएं कि चेयरमैन बिलावल ने इस शख्स की गैर मुहज़्ज़ब और गलीज़ जुबान पे क्या स्टेटमेंट जारी की है? पीपल्स पार्टी ने अपनी कोई इंडिविजुअल हैसियत रखी है या बस अब मौलाना ही आप लोगों का सरबराह है? मुझे सिर्फ इतना आप बताइए जरूर।
आप बड़ी देर से फजल रहमान मुझे को ये बताएं, चलिए अब उनको जवाब देने आप दें। लोग कौन होते हैं जो लोग जवाब chairman- देने दें। जो लोग कमल साहब, chairman आपने के सवाल बारे में- पूछा ना, जो लोग जवाब देने chairman- दें। जी जी, अब जवाब। सुन लीजिए ये जो लोग, ये जो एंटाइटलमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हम 4 साल हर किसी के साथ गाली गलौज करें, हम पॉलिटिकल कल्चर को गटर के अंदर लेकर जाएं, हम लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करें जो आज तक आप किसी लोग ने तो सुनी 40 नहीं साल से कर है, रही और हैं उसके बीबी। बाद हम ये अल्लाह तवक्को रज़ा रखें साहिबा और से हम ये पूछे, तवक्को रखें वो सीनियर कि हैं। आगे वाल कैसी बातें आप लोग करते रहे हैं। बात सुनने की आदत डालें, बात सुनने की आदत नहीं, ये डालें, एंटाइटलमेंट बात आपको भी नहीं हम लेने ठीक है, देंगे और कि आप फिर ये बहुत तवक्को मुहज़्ज़ब और शाइस्ता और है। फिर ये कमल साहब, अगर आपका रखें कि चेयरमैन आप लोग एक देखिए यार्ड मेरी बात स्टिक सुने रखे प्लीज, अपनी और बारी अगर वो पर बात खवातीन करें। के लिए काफी उसकी क्रॉस यार्ड टॉक स्टिक हो है, गई वो है, तब दोनों बात का होगी। मौकिफ जो है वो आपका- क्लैरिटी के साथ अवाम तक जी। क्या मुझ तक नहीं जी। पहुंच रहा है, इस वजह से मैं आप दोनों से एहतशाम रिक्वेस्ट साहब, करूंगा इनसे मेरी पूछे बात कि तो सुन फजल लें, आप रहमान दोनों पे मेरी बात इनकी सुन पार्टी लें। का मौक़िफ़ आपकी क्या है? बात मेरे पास आ ओहो गई मेरी है। बात सुन लें, मेरी बात आपको सुन लें। कमल बार-बार- साहब, आई नो दैट आपको यू वेरी बार-बार ये इमोशनल बात राइट करने की नाउ, ज़रूरत नहीं यू है। गॉन थ्रू अ वेरी बैड एपिसोड जिसका ट्रॉमा भी आपको है और उसकी फुल सिंपैथीज है मेरी आपके साथ, और मैं तो पहले ही आपको कह चुका, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा है, लेकिन उस ट्रॉमे के पीछे ये सारी पीडीएम के मुहर्रिकात है ना, ये उस मरियम चले, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से, जी, बात सुन ले, मेरी बात तो हाँ जी। सुन ले, एक अब सेकंड, मुझे एक नायाब साहब, एक सेकंड, आप दोनों मेरी बात सुन ले पहले। खवातीन की हिरासमेंट करते हैं। ओहो मेरी बात सुने, दोनों मेरी बात तो सुन ले, लाइव टॉक शोज में हिरासमेंट करते मेरी हैं। बात तो सुन ले, ये कौन सी एंटाइटलमेंट बता मेरी रही है बात तो मुहज़्ज़ब सुन ले दुनिया ना, की? एक सेकंड, दोनों प्लीज प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुन ले। देखें माशाल्लाह आप दोनों ही बड़ी जबरदस्त पढ़ी लिखी खवातीन है, एंड आई होल्ड बोथ ऑफ यू इन वेरी हाई रिगार्ड। नायाब गौर जान साहिबा के साथ हमने बहुत सारे शो खवातीन के हकूक के हवाले से, और कंवल साहिबा आप भी बहुत दफ़ा मेरे शो में आ चुकी हैं एज अ पॉलिटिशियन, पीटीआई के हवाले से हमने बहुत गुफ्तगू आपसे की है, तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके बात कर लें, जो भी तनकीद करें मुहज़्ज़ब अल्फाज में ही आप लोग कर रही हैं, मुझे पता है आप पढ़ी लिखी माशाल्लाह खवातीन है, लेकिन एक एक करके बात कर लें, उससे क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि आपने कुछ सवाल पुट किए थे, वो जवाब दे दें पहले नायाब साहिबा, उसके बाद फिर आप उसका रिबटल जो देना चाहती हैं आप जरूर दें, ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी देखें, 2 बातें एहतशाम साहब, जो मैं बात कर रही थी उसका मकसद ये था कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उनका खुद का कॉन्डक्ट क्या था व्हेन दे वर इन पावर। मैंने सवाल ये किया कि मैंने भी कई सवाल आगे रखे थे कि जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम चलाई गई थी, जिसके अंदर गंदे गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। शहबाज गिल साहब इस मुहिम का हिस्सा थे, इनकी सोशल मीडिया टीम इस मुहिम का हिस्सा थी। तो मैं जब ये कह रही हूँ कि मौलाना साहब की गुफ्तगू नामुनासिब है, मैं जब ये कह रही हूँ कि इनके साथ जो हुआ उसकी मैं खुल के मजम्मत करती हूँ, तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये भी ये बात कहेंगी कि ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, ख़वातीन एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ इनके ठीक हो गया जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, तरह से गंदी गली ज़बान दोनों इजाज़त दीजिएगा, मुझे उसको ये भी कंडेम एक सेकंड दीजिएगा। खलीलुर रहमान कमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकि मारूफ राइटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दुनिया जानती है उनको। खलील साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खलील साहब, गुफ्तगू ये हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भरे जलसे में तकरीर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स मेल फीमेल दोनों के हवाले से कुछ जुमले अदा किए जो आई एम श्योर आप तक पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि सियासत पर आप नज़र तो रखते हैं, मैं आपको देखता हूँ सोशल मीडिया पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं। तो उस हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि हमारी सियासत का जो लेवल है वो कहाँ पर चला गया है, और फजलुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पर तो अफसोस ही किया जा सकता है। तो आप क्या कहिएगा पाकिस्तान के शहरी होने के तौर पे, राइटर होने के तौर पे? पहले तो बैरिस्टर मेरी तरफ से दोनों को सलाम। मुझे ये बताओ, एक तो मैं नबो नायाब को तो मैं 4 दफा मेरा प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हुई, दूसरी मौसूफा कौन है, मेरा कवल शोजब साहिब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवल शोजब साहब जी। तो क्या मुझे कुछ बताएंगे कि इन दोनों का मौक़िफ़ क्या था इस बारे में? नहीं, बस वो उन्होंने कवल शोजब साहिबा के साथ भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक फेक वीडियो को उनसे मंसूब किया गया, जो कि बहुत ही नामुनासिब पॉर्न वीडियो थी, और उसको लेकर वो FIA में भी गई हैं,
और उसकी जो है मजम्मत नायाब साहिबा ने की है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि ये जो इखलाकियात गिरी हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो नुक्ता इख्तलाफ ये है, बाकी दोनों ये बात कर रही हैं कि ऐसी गुफ्तगू होनी नहीं चाहिए सोसाइटी में, माशरे में, सियासत में। लेकिन मेरा आपसे सवाल तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में साफ तो उसको कहना गुनाह कबीरा है मेरे लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने जिस किस्म की घटिया और लघु ज़बान इस्तेमाल की है ख़वातीन के बारे में, इससे बड़ी शर्मनाक हरकत नहीं हो सकती। मैं हमेशा से मानता हूँ कि उसका ना उस आदमी का ना दीन से ताल्लुक है, ना सियासत से। और जहाँ तक अपना नायाब गौहरजान की बात है, मैं इनके इस मौक़िफ़ को तायद नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर ये किसी भी जगह से ऐसे एलिमेंट जो हैं वो कर सकते हैं जो औरत की तौहीन करते हैं, या हमारे यहाँ की वर्किंग ख़वातीन या उनके हवाले से बनने वाली घटिया वीडियोस, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है नायाब कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है। ये सिलसिला कतई तौर पर बड़े सालों से हम देख रहे हैं कि हमेशा इस किस्म की वारदातें जो हैं वो नून लीगियों की तरफ से शुरू हुई। उनकी जो क़यादत है इस मामले में बड़ी माहिर किस्म की क़यादत है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ वो एलिमेंट कहीं भी हो, वो PTI में हो, वो नून लीग में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, वो जमीयत उलमा इस्लाम में, या मेरे घर में हो, वो तो है। अगर किसी को बेगुनाह इंसल्ट किया जा रहा है तो दैट इज अ शेमफुल एक्ट। मैं उसकी कतई मजम्मत करता हूँ और मेरी सारी हमदर्दियाँ हैं अमल शौकत के साथ। ऐसी किसी घटिया, मुझे बदकिस्मती से नहीं याद था कि ऐसी कोई घटिया वीडियो अमल शौकत साहबा के बारे में भी आई, लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और कौम अब इस बारे में बाशऊर है, इसलिए इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इतने गंदे और ऊंचे हथकंडे अब सियासत में आ गए हैं। शर्म आती है कि आदमी इस हवाले से अपना तारुफ भी कराए कि मुझे भी कोई सियासत की अलग की समझ बूझ है। और तो मौलाना फजलुर रहमान का एक्ट जो है वो इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज अटर्ड दीस डर्टी वर्ड्स, ही हैज बीन रिपीटेडली सेइंग दिस ऑल। और मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा इंस्टेड के हम किसी और चीज का हवाला देते हैं, फिल वक्त जो हुआ है उसकी मजम्मत की जाए और बड़े ही सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए, ताकि ऐसा शख्स को जिसको ये मौका मिल गया है मजहबी मेंबर पर बैठकर इस तरह की घटिया गुफ्तगू करने का, उसको दोबारा ऐसी जरूरत ना हो। दूसरा, इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द फीमेल फॉलोअर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। मौलाना ने मेल फीमेल फॉलोअर्स दोनों को टारगेट किया। ख़वातीन के हवाले से एक जुमला दिया और फिर मर्द फॉलोअर्स के हवाले से दूसरा जुमला किया, और वो भी उतना ही काबिल मज़म्मत है। और मैं समझता हूँ कि वो तो अल्लाह माफ़ करे माशरे में फसाद बर्पा करने के मुतरादिफ है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ खलीलुर रहमान कंवर साहब कि आप किसी मर्द को ये कहें उसके बारे में जो किसी सियासी जमात को फॉलो करता है, उसको सपोर्ट करता है, आपने ऐसी उसके बारे में ऐसी बात कर दी, मतलब कि वो तो वहमो गुमान से बाहर बात है जो आपने कर दी है। तो ये जो शिद्दत है, गिवन द फैक्ट कि आप खुद पॉलिटिशियन तो हैं ही हैं, लेकिन एक दीनी पस मंज़र है तो सही। आपने कहा कि मैं उनको मौलाना नहीं मानता, तो ये क्या डिपिक्ट करता है कि मतलब कि हमारे सियासत या सियासी मफादात इतना आगे चले गए हैं कि हमें अपनी अखलाकियत बिल्कुल भूल गए। हेलो जी प्लीज। देखिए बैरिस्टर, मैं आपको इस बात बताऊं, इट इज नॉट दैट कि आपको एक मसनद मिल जाए और आपका नाम रख दिया जाए कि आप आलिम हैं, तो आप उस भरोसे पर आलिम बन जाते हैं। आलिम बनने के लिए आपके पास सारे प्रीरेक्विजिट्स मौजूद होने चाहिए। मैं आज आपके इस फोरम के तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट और सब लोगों को करूंगा जो नून लीगी हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या PTI के हैं, हम सबका नजरियाती इख्तलाफ की आदत के ऊपर है। खुदा के वास्ते ऐसे किसी एक्ट के मुतकिब ना हुई तो ये जिसमें हम एक दूसरे की तस्लीम करें। और जब भी नुकसान होता है, इट इज ऑलवेज कोलैटरल डैमेज ऑफ द कंट्री। इन पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के वास्ते जो सही बात है लीडर की, डोंट स्टॉप वर्शिपिंग लीडर्स।
लीडर की सही बात पर उसको फॉलो कीजिए, लीडर की गलत बात पर उसकी निंदा कीजिए। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आया कि हमने 75 साल की इस बेशऊरी में लीडर फॉलोइंग नहीं की, हमने लीडर वर्शिपिंग की है। उसका नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ मोहल्लों में, दोस्तों की बैठकों में इस हवाले से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ऐसा जो कोई शख्स, उसका चाहे ताल्लुक पीडीएम से और आप पीडीएम से ताल्लुक रखते हो, ऐसे शख्स की इसके बारे में बड़े सख्त अल्फाज से मजम्मत की जानी चाहिए। क्योंकि जब भी जिक्र होता है आपके ही घरों में, नून लीगियों के घरों में पीटीआई की खातिन भी हैं, खास लोग भी हैं, ठीक हो गया। और पीटीआई के घरों में तो नून लीगी और बहुत शुक्रिया खलीलुर रहमान कंवर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। नायाब गौहर जान साहिबा, कवल शोज़ब साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गो के अभी इस मौजू पे गुफ्तगू और भी बहुत ज़ावियों से हो सकती थी, फिर किसी नशिस्त में करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।